दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। मतलब कि जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उस समय उनका जो पेनिस होता है तो वो टाइट नहीं होता है, इरेक्शन नहीं होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। तो इसी के बारे में अच्छी तरह से हम लोग आज जानते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। The consistent inability to achieve or maintain the erection adequate satisfactory sexual intercourse। कहने का मतलब कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहे हैं तो उस समय जो इरेक्शन होता है वो सही से नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब ये होता क्या, आगे जानने से पहले हम लोग को यह ध्यान देना है कि जो पेनिस का एनाटॉमी क्या होता है, कि मतलब कि उसका बनावट क्या होता है। तो सबसे पहले देखना है कि ऊपर से तो देखने में तो ऐसा लगता है कि चमड़ी से ढका हुआ है, लेकिन अंदर में क्या होता है कि वेन होता है। ये देखिए, ये वेन है, ठीक है, वेन जहाँ से ब्लड का सप्लाई होता है। ये आर्टरी है जहाँ से ओरिजिनल जो खून होता है उसका सप्लाई होता है। ये देखिए, ये होता है डीप डोर्सल वेन, अंदर का वेन है। ये होता है डोर्सल आर्टरी, अंदर का जो आर्टरी होता है उसको डोर्सल आर्टरी बोलते हैं। ये अंदर का आर्टरी है। ये है फ्लैशी पार्ट होता है, जो मतलब कि स्पंजी पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। जो ऊपर जो बाहरी वाला जो पार्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रक्त फ्लो करके वो टाइट हो जाता है, ये उसके अंदर होता है। इसमें किसी भी तरह का हड्डी नहीं होता है, यानी कि बोन नहीं होता है। और ये जो टाइट होता है किस लिए होता है, जो अंदर में बहुत ज़्यादा नर्व है, वेसल्स है, और ये जो होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम होता है। अब इसके अंदर ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा जा रहा है। जब ब्लड का फ्लो मेंटेन रहेगा तो क्या रहेगा, वो टाइट रहेगा। लेकिन जिस समय ब्लड का फ्लो मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, लूज हो जाएगा। तो ये है कि पेनिस का बनावट इस तरह से होता है। और ये आगे वाला जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। अब यहाँ पे फिजियोलॉजी दिया हुआ है कि फिजियोलॉजी, इरेक्शन का फिजियोलॉजी क्या होता है, कि जो पेनिस जो टाइट होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूरोवास्कुलर इवेंट होता है हम लोग के अंदर। क्या होता है कि जब भी आप सेक्स करने के लिए जाते हैं तो अंदर से कुछ हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकल के क्या करता है कि ब्रेन को सिग्नल देता है। ब्रेन को जैसे सिग्नल जाता है तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है। और जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो सारा ब्लड जो होता है धीरे धीरे करके पेनिस में भी ब्लड का फ्लो बढ़ता है। जब पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि कंप्रेशन होता है, एक्यूमुलेशन ब्लड होगा, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा कॉर्पोरा के पास। और वही जो होता है कॉर्पोरा जो होता है, ब्लड जो होता है वहाँ पे टाइट हो जाएगा और पेनिस इरेक्ट कर जाएगा, यानी कि पेनिस में हार्डनेस आ जाएगा। लेकिन जो वही जो ब्लड होता है, जो ब्लड अगर पास नहीं हो रहा है सही से और वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहा है, कैन नॉट बी एस्केप हो रहा है, मतलब इससे क्या होगा कि पेनिस में ब्लड तो जा रहा है लेकिन सही से नहीं जा रहा है। तो जो टाइटनेस होना चाहिए वो टाइट नहीं रहेगा, वो लूज हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। उतना ज़्यादा उसमें हार्डनेस नहीं आएगा। तो ये हुआ कि फिजियोलॉजी, इरेक्शन का फिजियोलॉजी हुआ। इरेक्शन का मतलब, कहने का मतलब कि जो पेनिस जो टाइट होता है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखते हैं, अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा। पहले क्या होगा कि स्टिमुलेशन होगा, अंदर में गुदगुदाहट सा लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि ब्लड के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जिससे CAMP का फंक्शन होता है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जैसे मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स हैं तो इसको क्या करेगा, डायलेट कर देगा, इसको डायलेट कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा, बड़ा कर देगा। जिससे क्या होगा, डायलेट होगा, जिससे ये बड़ा हो जाएगा। जिससे वहां से ब्लड का फ्लो क्या होगा, बहुत तेजी से जाने लगेगा। जब ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो पेनिस एकदम टाइट रहेगा। तो ये हुआ, यही जो प्रोसेस होता है कि स्टिमुलेशन होता है, अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से वो ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल जो होता है जिसको वेन बोलते हैं, वो डायलेट हो जाता है, मतलब कि फैल जाता है। उसमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा जाएगा और ब्लड का फ्लो ज़्यादा जाने की वजह से उसमें टाइटनेस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये फ्लैसिड पेनिस है, यानी कि नॉर्मल पेनिस है जिसमें कोई इरेक्शन नहीं है, जैसे कि लूज जो जिसको बोलते हैं वो है। तो इसका आकार देख लीजिए। और इरेक्ट पेनिस, जो टाइट पेनिस जिसको बोलते हैं, वो ऐसा होता है। ठीक है, इसमें देखिए ब्लड का फ्लो कितना अच्छा है, इसमें देखिए कि ब्लड का फ्लो कितना खराब है। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसका कॉज क्या होता है, यानी कि कारण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइकोजेनिक, यानी कि दिमागी जो प्रॉब्लम होता है उसके वजह से होता है। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी, कहने का मतलब कि जब भी आप सेक्स करने जा रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा, मन में घबराहट सा लगेगा कि हमसे होगा कि नहीं होगा। तो इसके वजह से भी इरेक्शन सही से नहीं आता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, मतलब कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, सही है या फिर नहीं है, जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रहा है, सामने वाला का मन है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। लॉस ऑफ अट्रैक्शन टू पार्टनर, पार्टनर के साथ आपका अट्रैक्शन कैसा है, सही है या फिर नहीं है। डिप्रेशन और एनजाइटी डिसऑर्डर, मतलब कि आपको किसी भी तरह का डिप्रेस मूड में तो नहीं है, एनजाइटी तो नहीं है, जिसके वजह से भी होता है। जैसे एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, फैटिक यानी कि थका थका अगर आप फील कर रहे हैं उससे भी आपको प्रॉब्लम होगा। गिल्ट जैसा फील करना
कि नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है, नहीं करना चाहिए, तभी आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है। स्ट्रेस में मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर तनाव में आप रहिएगा तो उस समय भी आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, या जो लोग बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, तो उनके अंदर भी ईडी का प्रॉब्लम यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आ जा सकता है। इसके पहले हम लोग देखे थे कि साइकोजेनिक यानी कि ब्रेन का यानी कि दिमागी हालत अगर ठीक नहीं रहने की वजह से क्या क्या दिक्कत होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वस्कुलोजेनिक या फिर आर्टेरियल में क्या प्रॉब्लम होता है, यानी कि ब्लड का सप्लाई सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसके वजह से क्या प्रॉब्लम होता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का प्लेक जमा जाना अंदर में, जैसे बोल सकते हैं कि फैट जो होता है वो टूट के अंदर चला गया हो, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रहा है। हाइपरटेंशन, जिसका बीपी का प्रॉब्लम हो, या फिर ट्रॉमा से कोई भी आदमी गुजरा है तो उसके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बोलते तो साइकोजेनिक ही होता है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो गया, घबराहट हो गया, पार्टनर के साथ सही है रिलेशनशिप नहीं हो गया, सबसे ज़्यादा इसी में होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का अदर भी कॉज होता है, जैसे कि ओल्ड एज हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया, क्रोनिक रीनल फेल्यूर, जिसमें अंदर अगर रीनल फेल्यूर का प्रॉब्लम आ रहा है उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। या फिर कॉर्नरी हार्ट डिजीज होता है, उसके वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है। अब कौन कौन सा जो ड्रग होता है जिसके वजह से इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले होता है कि एंटी हाइपरटेंसिव या फिर एंटी डिप्रेशन ड्रग लेने से क्या होता है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव कहने का मतलब कि जो ब्लड प्रेशर के लिए जो दवा लिया जाता है उसके लिए, या फिर जिन लोगों को डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके लिए जो दवा लेते हैं उसके वजह से भी ईडी का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद एंटी एंड्रोजन का ड्रग, कोई भी जो जिमर होते हैं या फिर किसी को दिया जाता है एंड्रोजन, जिनके अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो दवा लिया जाता है उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अल्कोहल यूज, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का लेना, तो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग, मतलब कि सिगरेट जब भी आप कोई भी लोग पीता है तो उसमें क्या होगा कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसलिए सिगरेट कभी नहीं पीना है। सिगरेट पीने से क्या होगा, कैंसर भी होगा, ईडी भी होगा। जब आप सिगरेट पी के माचो मैन बनेंगे तो क्या होता है कि आपका माँ, समझ रहे हैं ना कि क्या होगा। तो माचो मैन नहीं बनना है, सिगरेट पी के कोई भी माचो मैन नहीं बनता है। माचो मैन दिखाना है तो सिगरेट छोड़ के अपने पार्टनर के पास जाइए, वहाँ पे माचो मैन दिखाइए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले तो होता है कि फर्स्ट लाइन में करना है कि लाइफस्टाइल चेंजिंग करना है और हार्मोन इशू को सही करना है। तो लाइफस्टाइल चेंजिंग कैसे करना है कि सही से खाना है, सही से रहना है, जो सिगरेट दारू सुट्टा ये सब जो है बिल्कुल नहीं पीना है। और अपना जो लाइफस्टाइल है, जो खाने में अच्छे से प्रोटीन वाला सामान यूज करें, अच्छे से जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, वो सारा एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो सारा चीज़ अपने डाइट में यूज करेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी में वही होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। सेकेंड लाइन में क्या होता है कि ओरल मेडिकेशन दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग पे कि उनको सही में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या फिर नहीं है, तो उस समय हम लोग ओरल मेडिकेशन दे सकते हैं। जैसे कि ओरल मेडिकेशन में तो आप नाम सुने ही हैं, सिल्डेनाफिल सिट्रेट, सिल्डेनाफिल सिट्रेट जिसको वाइग्रा के नाम से ही जानते हैं, या फिर टाडालाफिल, टाडापॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन को लेने के लीजिएगा तो क्या होगा कि आपका इरेक्शन सही होगा। क्या करता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल है ना ब्लड में, उसको बढ़ा देता है ये मेडिसिन लेने से, और वहाँ पे इरेक्शन सही होने लगता है। जो थर्ड लाइन जो ड्रग होता है उसमें क्या होता है, पिनाइल इंजेक्शन। जैसे बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, जिनको जो पेनिस में बिल्कुल हार्डनेस नहीं होता है, तो क्या होता है कि पिनाइल इंजेक्शन आता है, पेनिस में इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनका हार्डनेस बन जाता है। और फोर्थ लाइन जो होता है इम्पैक्ट वैस्कुलर सर्जरी, यानी कि वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वस्कुलर सर्जरी देखो, उनको जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये था ड्रग था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, अंदर में क्या प्रॉब्लम होता है, उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए तो पहले तो होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, अल्कोहल कंज्यूम नहीं कीजिएगा, जो सिगरेट होता है वो नहीं पीना है, अपने लाइफस्टाइल को सही करना है, खान पीन सही करना है। सेकेंड लाइन में ओरल मेडिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं वायग्रा के नाम से मार्केट में तो अवेलेबल ही है। उसमें होता है कि डोज सही रखना चाहिए, क्योंकि वायग्रा और या फिर सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो होता है या फिर जो टाडालाफिल है, ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट होता है, जो हॉट फ्लश हो जाएगा, इचिंग, बहुत हेडेक होने लगेगा। तो ये सब इसका साइड इफेक्ट है। तो जो भी ले तो इसको समझ के ले, अच्छे से ले। जो भी कॉर्नरी हार्ट डिजीज या फिर हार्ट डिजीज की जो पेशेंट है, एक बार डॉक्टर के सलाह से ये मेडिकेशन ले। थर्ड लाइन में होता है कि पेनाइल इंजेक्शन, पेनिस में इंजेक्शन दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा
ऐसा प्रोसीजर है जो एक्सपर्ट रहते हैं वही करते हैं। और फोर्थ लाइन में तो जानते हैं कि वास्कुलर सर्जरी करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि अगर जनरल ट्रीटमेंट इसका ईडी का करना है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का करना है, तो सबसे पहले कि स्मोकिंग छोड़ना है। स्मोकिंग जो सुट्टा जो होता है उसको बिल्कुल छोड़ देना है। उसके बाद रिड्यूस अल्कोहल, अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसको भी आपको छोड़ना है। वेट लॉस, अगर जो लोग मोटे हैं तो अपना वेट लॉस करें, इससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाएगा। और प्रतिदिन आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो क्या होगा, इससे भी आपके अंदर जो ब्लड का फ्लो रहता है वो अच्छा रहता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है वो सही हो